हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी को प्यार भरा शुभ संध्या और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। बहुत ही कम समय बचे हुए हैं ALP CBT2 के एग्ज़ाम के लिए और मैं हर रोज़ आपसे वादा कर रखा हूँ कि हर रोज़ बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सेट का प्रैक्टिस डिस्कशन लेकर के आता रहूँगा। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का डिस्कशन करवाऊँगा। और जो भी भाई हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों। तो फटाफट जल्दी शुरुआत करते हैं, सीधी बात नो बकवास के साथ में। समय निकाल करके आप लोगों के लिए एक एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवा रहा हूँ। मुझसे जितना हो पा रहा है वो आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 के साथ में। बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में समान SI इकाई है दोस्तों? जो हमारा जो SI होता है दोस्तों, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो होता है दोस्तों आपका 71 में दी गई थी। पहले हमारे मात्रक की पद्धतियाँ 3 होती थी, CGS, FPS और MKS, लेकिन इन सबको हटा करके एक हमारा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मतलब SI मात्रक दिया गया है, जिसमें बोल रहा है कि किसकी इकाई समान है दोस्तों। तो कार्य और ऊर्जा जो होती है दोस्तों, वो उसकी इकाई जो होती है दोस्तों समान होती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है दोस्तों? केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है दोस्तों आपका सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना। सूती कपड़े पे जो होता है दोस्तों आपका सॉरी दोस्तों, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना दोस्तों होता है जो आपका एक केशिकत्व की क्रिया नहीं होती है, फ्लोएम की क्रिया भी होती है। आपका स्याही की सोखना आपका केशिकत्व की क्रिया हो जाता है। भूमि का जल का ऊपर चढ़ना ये भी हो जाता है दोस्तों। और सूती कपड़े पे जल की बूंद का फैलना ये सब केशिकत्व की क्रिया है। और एक केशिकत्व के साथ साथ पृष्ठ तनाव की भी क्रिया हो जाती है दोस्तों। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर D सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। प्रश्न संख्या 3, एक बस विश्राम के उपरांत चलती है तथा 20 सेकंड में 40 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। बस का त्वरण ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 40 × 5/18 हो जाएगा, मतलब 200/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएंगे। त्वरण होता है दोस्तों आपका V - U/T होता है दोस्तों त्वरण का सूत्र। तो आपका इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 5/9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर A सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऋणात्मक जो त्वरण होता है दोस्तों उसको हम मंदन कहते हैं, मतलब आपका प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग जो होता है छोटा हो जाता है, कम हो जाता है, तो आपका मंदन की स्थिति पैदा हो जाती है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर A सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 दोस्तों आप लोगों के लिए, कौन सी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है दोस्तों? कह रहा है दोस्तों कौन सी वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है दोस्तों? तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर A सही जवाब हो जाएगा। दूरी जो है दोस्तों, पहिए को अगर आगे भी घुमाएंगे तो दूरी वो बढ़ेगी ही, और पहिए अगर पीछे की ओर आते हैं या वाहन पीछे की ओर भी आती है दोस्तों तो आपका दूरी उसमें जुट जाती है। जब आप गाड़ी के अंदर जो डैशबोर्ड में मीटर बोर्ड बने होते हैं तो उसमें आप देखेंगे वाहन को आगे की ओर ले जाएंगे तो भी मीटर की स्केल बढ़ेगी, और वाहन को पीछे की ओर भी लाएंगे तो आपकी मीटर की स्केल बढ़ती है दोस्तों। इसी से आपका ऑप्शन नंबर A सही जवाब हो जाए दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है दोस्तों, बल गुना विस्थापन किसके बराबर होते हैं? बल इंटू विस्थापन, मतलब बल का मतलब हो जाता है F, और विस्थापन जो होता है दोस्तों आपका डिस्प्लेसमेंट को दोस्तों हम S से भी सूचित कर देते हैं। तो आपका F × S जो होता है दोस्तों आपका कार्य W = FS हो जाता है। अगर यह कोण पे होंगे दोस्तों तो FS cos थीटा हो जाता है, लेकिन अगर ये कोण पे नहीं है तो सिर्फ FS हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका कार्य होता है बराबर बल गुना विस्थापन। ऑप्शन नंबर A आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 6, गति के प्रभाव में आने के कारण किसी वस्तु में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है दोस्तों? बोल रहा है गति के कारण किसी वस्तु में किस प्रकार की ऊर्जा होती है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर B सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है दोस्तों आपका mgh। पोटेंशियल जो एनर्जी होता है दोस्तों आपका वो आपका ऊंचाई पर निर्भर करता है।
लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी है दोस्तों आपका, इसमें वेग के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। बोल रहा है दोस्तों, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होता है दोस्तों। अभी आपको बताया था दोस्तों कि अगर कोण पे अगर हो रही है आपका बल और विस्थापन के बीच कोण बन रही है तो उस समय आपको एफ एस कॉस थीटा लगाएंगे, लेकिन अगर वो समानांतर में है तो आपका सिर्फ एफ एस लगा लेते हैं। तो आपका जब बोल रहा है कि कार्य शून्य होने के दृष्टिकोण में देखा जाए तो आपका कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों आपका, वो आपका 0 डिग्री हो जाता है, 0 हो जाता है और आपका कॉस 180 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, तो ऋणात्मक कार्य हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। एफ एस कॉस थीटा एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 का मान 0, तो एफ इंटू एस इंटू 0 इक्वल टू सारा 0 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा दोस्तों। संवेग जो दोस्तों पूछ रहा है आपका, संवेग होता है P बराबर m इंटू वी हो जाता है दोस्तों, मतलब द्रव्यमान इंटू वेग इक्वल टू संवेग। और संवेग का मात्रक जो होता है दोस्तों आपका होता है मीटर प्रति सेकंड इंटू किलोग्राम, m इंटू वी बराबर, तो आपका 50 इंटू 20 हो जाएगा दोस्तों आपका 1000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 9, किसी वस्तु की विरामावस्था या गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रकृति को हम दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों। जड़त्व जो होता है दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड होता है। वस्तु का जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा जड़त्व उसका उतना ही अधिक होता है दोस्तों, और जड़त्व को हम इनर्शिया बोलते हैं इंग्लिश में। तो इनर्शिया जो होता है दोस्तों वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का विरोध करता है दोस्तों। तो इस तरह से आपका बी ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका बल होता है, बल वह भौतिक कारक है दोस्तों जो किसी भी पिंड के अवस्था में परिवर्तन कर देता है। मतलब वो अगर गति में है तो उसको रोक देगा, अगर रुके हुए है तो उसको गति में ला सकता है दोस्तों। और वेग जो है दोस्तों किसी निश्चित दिशा में तय की गई नियत समय में दूरी को हम वेग कहते हैं दोस्तों। संवेग तो आपको बता ही दिए, संवेग जो होता है किसी वस्तु में द्रव्यमान और वेग से जो प्राप्त होती है वस्तु वो आपका संवेग हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 10, चाकू उदाहरण है दोस्तों। चाकू जो है दोस्तों आपका किस प्रकार उदाहरण है। चाकू जो है दोस्तों एक सिंपल सा आपका ब्लेड हो जाती है, तो आपका वैज का एग्जाम्पल है दोस्तों। लीवर जो होता है आपका उत्तोलक हो जाता है, आनत तल भी हो जाता है दोस्तों, एक तरफ लोड हो सकते हैं एक तरफ स्लोपिंग जा सकती है। तो ये आपका चाकू जो होता है आपका वैज का उदाहरण है। आपका चम्मच भी हो जाएगा दोस्तों आपका वैज का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 10 का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्नलिखित में से कौन सही है दोस्तों। दोस्तों जब हम घर की वायरिंग करते हैं तो जो समानांतर क्रम में होती है दोस्तों तो उसमें क्या होती है कि वोल्टेज समान होती है और आपका धारा भिन्न भिन्न होती है। लेकिन अगर वही श्रेणी क्रम में हो जाती है दोस्तों तो उसमें क्या होता है दोस्तों आपका वोल्टेज भिन्न भिन्न हो जाती है और धाराएं समान हो जाती है दोस्तों। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। चमकदार बल्ब में अधिक उत्सर्जित शक्ति होती है, इसलिए प्रतिरोध कम होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 12, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है दोस्तों। उत्तोलक दोस्तों आजकल एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका बेसिक साइंस का। उत्तोलक कोई बड़ा चैप्टर नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो उत्तोलक का प्रश्न बहुत चुटकियों में पकड़ लेंगे। आपका अगर फलक्रम बीच में होता है तो प्रथम श्रेणी का हो जाता है, आपका लोड है बीच में तो आपका द्वितीय श्रेणी क्रम का हो जाता है, अगर बीच में अगर रिपोर्ट मतलब प्रयास है आपका तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है दोस्तों। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक बोलते हैं आलंब आयास एवं भार के बीच में होता है तो आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 13 कहता है कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 kg द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करता है दोस्तों, उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य क्या है दोस्तों। तो आपका अगर समतल सड़क पर है
तो आपका 90 डिग्री का कोण बन जा रहा है दोस्तों, क्योंकि वो जब खड़ा रहेगी समतल सड़क पर चलेगी तो उसकी शरीर उस पर आलम्ब बन जाएगी और दोनों के बीच का कोण जो है दोस्तों आपका 90 डिग्री की हो जाएंगे। या तो दोस्तों इसका एक और प्रश्न हो जाएगा, किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े कुली के सर पे एक बोझ लेकर के खड़ा है तो उसके द्वारा क्या कार्य किया जाएगा। तो दोस्तों वो भी दोस्तों आपका प्लेटफॉर्म और कुली के बीच जो होगा दोस्तों आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरह से आपका कार्य जो हो जाएगा दोस्तों आपका 0 जूल हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा से n गुना हो जाता है। तो n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों। गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों आपका वेग के ऊपर ही निर्भर करता है। तो आपका वेग जब दुगुना हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा दोस्तों निश्चित ही वह 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2v का होल स्क्वायर कर देंगे तो 4v हो जाएगा। पहले है 1/2 mv स्क्वायर, तो 4v स्क्वायर हो जाएगा इधर और इधर v स्क्वायर है, तो आपका इस तरह से 4 गुना हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। वेग का ये वर्ग हो जाती है तो आपका 4 गुना हो जाएगी, अगर 3 गुना हो जाएगी तो 9 गुना हो जाएगी, अगर 5 गुना हो जाएगी तो 25 गुना हो जाएगी दोस्तों। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है दोस्तों। जो यांत्रिक मैकेनिकल एनर्जी जो होता है दोस्तों आपका स्थिति ऊर्जा और आपका गतिज ऊर्जा का यह योग होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, किसी वस्तु की ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। अगर कोई वस्तु ऊंचाई से गिराई जा रही है तो आपका स्थितिज ऊर्जा कम होगा और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर ऊंचाई की ओर जा रही है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा कम होगी दोस्तों, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो होती है दोस्तों आपका ऊंचाई के ऊपर निर्भर करती है और जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर वस्तु आएगी ऊंचाई में कमी होती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा कमती जाएगी और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाएगी जो दोस्तों। क्योंकि कहते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है दोस्तों कि ऊर्जा को न तो घटाया जा सकता है न ही बढ़ाया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब ऊर्जा की जो मान होती है दोस्तों आपका नियत होती है। अगर 10 जूल कुल ऊर्जा है मतलब यांत्रिक ऊर्जा, तो उसमें अगर 2-8 स्थितिज ऊर्जा है और तो 8-2 हो सकता है, 2-8 हो सकता है। रेशियो जो होगा दोस्तों आपका सेम ही हो जाएगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, क्योंकि ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। प्रश्न संख्या कहता है इसकी स्थिति ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है दोस्तों। जो हमारा उद्योग है बड़े बड़े इंडस्ट्रियल क्षेत्र में दोस्तों आपका, तो उद्योग में जो होता है दोस्तों आपका हॉर्स पावर में जब हम मोटर लेने जाते हैं दोस्तों तो बोलते हैं कि 1 HP का मोटर दे दीजिएगा, 2 HP का मोटर दीजिएगा, 4 HP का मोटर दीजिएगा, ऐसे करके। तो आपका इस तरह से हॉर्स पावर में जो हम मोटर लेते हैं तो उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई जो होती है दोस्तों आपका हॉर्स पावर हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। किलोवाट्स जो होता है दोस्तों वो भी शक्ति का मात्रक है, वाट भी शक्ति का मात्रक है, जूल जो है दोस्तों आपका ऊर्जा का मात्रक है और हॉर्स पावर भी है दोस्तों आपका शक्ति का मात्रक है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रचलित मात्रक है क्योंकि उद्योगों में सबसे ज़्यादा दोस्तों इसी का हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, हॉर्स पावर का ही दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सी है दोस्तों, तो उसका केल्विन पैमाने पर तापक्रम क्या हो जाएगा दोस्तों। जो आपका सी से अगर दोस्तों केल्विन में जाना है दोस्तों तो उसमें हम 273 डिग्री का जोड़ कर देते हैं आपका। तो इस तरह से आपका 273 प्लस 78 मतलब 351 केल्विन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध संभव नहीं है दोस्तों। अगर दोस्तों हमारा जो तापक्रम का जो है दोस्तों 4 कम से कम तो 4 पैमाने होते हैं, ऐसे 4-5 हो जाते हैं दोस्तों। आपका फ़ारेनहाइट हो जाते हैं, डिग्री सेल्सियस हो जाते हैं, केल्विन हो जाते हैं और रोमर हो जाते हैं और रेनकाइन हो जाते हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों हम रोमर तक चलते हैं, रेनकाइन का प्रयोग हम बहुत कम ही करते हैं। लेकिन आपका F-32/212 बराबर C-0/100 और आपका बराबर K-
273 बटा 373 माइनस 273 और r माइनस 0 बटा 80 माइनस 0 हो जाता है दोस्तों। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 19 का बी सही हो जाएगा। c बराबर k माइनस 273 आपका सही नहीं होगा, क्योंकि अगर c से अगर केल्विन से अगर हम डिग्री सेल्सियस में जाएंगे तब घटाएंगे, लेकिन अगर सेल्सियस से केल्विन में जा रहे हैं दोस्तों तो उसमें जोड़ होना चाहिए। तो अब इस तरह से आपका गलत जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 19 का। प्रश्न संख्या 20, यदि कांच एवं पारे का आयतन विस्तार गुणांक बराबर होता है तो पारद कांच नली पर थर्मोमीटर में पारद क्या होता है दोस्तों। शुभ मतलब ये बोल रहा है कि ससंजक होगा या असंजक होगा, चिपकेगा या नहीं चिपकेगा। तो वो दोस्तों बोल रहा है कि अगर बराबर हो जाएंगे उनकी आयतन प्रसार गुणांक तो वो कम सुग्राही हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की पोटेंशियल बराबर हो जाएगी, तो ना चिपकने के बराबर हो जाएंगे, मतलब कम उसमें सुघट्ट होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर ए आपका प्रश्न संख्या 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ए बटा 9 बराबर सी बटा 5, ये संभव नहीं है दोस्तों। और आपका प्रश्न संख्या 20 का भी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मतलब वो कार्य नहीं कर पाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 जो होता है एन समान प्रतिरोध है जिनका मान आर है, यदि समानांतर क्रम में जोड़ दिए जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आपका एन स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, ताप अनुशीतलन का प्रयोजन क्या है दोस्तों। ताप अनुशीतलन जो है दोस्तों आपका वो किस काम में आता है दोस्तों। तो आपका स्टील को नरम बनाने में काम आता है ताप अनुशीतलन दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, एक विद्युत बल्ब जिसमें वोल्टेज 240 वोल्ट और धारा 0.6 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति क्या हो जाएगी दोस्तों। तो बल्ब की शक्ति P बराबर होता है दोस्तों V इंटू आई। तो 240 इंटू V इंटू आई 240 इंटू 0.6 है, तो 1440 बटा 10 हो जाएगा दोस्तों आपका 144 वाट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या जो है दोस्तों आपका 24, डॉट का प्रयोग विद्युत ताप उपकरणों में किया जाता है दोस्तों। विद्युत जो तापीय उपकरण है दोस्तों उसमें आपका ज़्यादातर नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे इलेक्ट्रिक आयरन हो जाती है, हीटर हो जाती है, इन सब में हम दोस्तों नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सी ताकत प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय कौन सी नहीं है दोस्तों। तो शरीर का वजन जो होता है दोस्तों आपका विद्युत चुंबकीय नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 26, कौन सा नियम एक कंडक्टर में विभव अंतर और इसके माध्यम से बहने वाले विद्युत प्रवाह के बीच का संबंध बतलाता है दोस्तों। जो दोस्तों ओम का नियम है दोस्तों, इसके बीच में विभवांतर और विद्युत प्रवाह के बीच का संबंध दर्शाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आपका जूल का नियम हो जाएगा, ताप से ऊर्जा से संबंधित होता है दोस्तों। और न्यूटन का नियम जो होता है दोस्तों आपका गति से संबंधित हो जाता है। फैराडे का जो नियम है दोस्तों आपको धारिता से संबंधित है दोस्तों। प्रश्न संख्या 27, कहता है एक चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है दोस्तों। एक चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत क्रमानुपाती होता है दोस्तों। रो एल बाई ए होता है दोस्तों इसका फार्मूला, आर बराबर रो एल बाई ए। रो जो होता है विशिष्ट प्रतिरोधकता होता है दोस्तों, एल हो जाता है दोस्तों आपका लंबाई हो जाता है, और ये जो होता है दोस्तों आपका क्षेत्रफल हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर समानुपाती बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 28,
त्वरण का विरोध करने पर की पिंड की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रश्न संख्या 8 है त्वरण। त्वरण दोस्तों जब तक गति नहीं होगी तब तक त्वरण नहीं होगी, और अगर गति का विरोध कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जड़त्व का काम है दोस्तों, गति का विरोध करना। अगर गति में है और रुकना नहीं चाह रहा है तो उसमें हम बोल देंगे विराम का जड़त्व और एक गति का जड़त्व। दो तरह का जड़त्व होता है दोस्तों। तो जो जड़त्व है दोस्तों आपका गति का विरोध करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से क्या विद्युत धारा के ताप पर के प्रभाव पर आधारित होता है दोस्तों? विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है दोस्तों उसके ऊपर आपका माइक्रोवेव दोस्तों वो आधारित होता है। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। विद्युत पंखा, विद्युत हीटर, ये सब ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है दोस्तों। प्रश्न संख्या 30, परिपथ में श्रृंखला क्रम प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो परिपथ के माध्यम से धारा का मान होता है दोस्तों। अगर श्रृंखला क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं दोस्तों तो परिपथ के माध्यम से धारा का जो मान हो जाएगा दोस्तों आपका समान रहता है दोस्तों। धारा जो होता है अगर हमारा परिपथ में श्रृंखला क्रम में जुड़े हुए हैं तो धारा समान है और आपका प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो जाते हैं, वोल्टेज भिन्न भिन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर वही समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो आपका वोल्टेज समान हो जाएंगे और आपका धारा भिन्न भिन्न हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 31, दो गोले समान आकार के तथा समान धातु के बनाए गए परंतु एक खोखला है तथा दूसरा ठोस है। दोनों में समान ताप पर गर्म किया जाता है तो खोखला गोला अधिक फैलेगा और आपका दोस्तों ठोस गोला कम फैलेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका दोनों गोलों को समान ताप पर सॉरी दोस्तों, अगर ताप नियत है तो उसमें दोनों गोला समान फैलेंगे। अगर धातु के गोले हैं तो दोनों समान फैलेंगे दोस्तों, समान धातु के हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 32, वह भौतिक स्थान जहां कंप्यूटर जानकारी संग्रहित होती है दोस्तों आपको बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो दोस्तों आपका एक पेन ड्राइव जैसा एक आपका मेमोरी है जिसमें हम सारे डाटा को संग्रहित करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 33, डॉट कंप्यूटर पर मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। पोर्ट जो होता है हमारा एक वायर होता है दोस्तों, आपको हम उसे कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किसे में अच्छे वैद्युत संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए अच्छी पकड़ होनी चाहिए दोस्तों? विद्युत का संपर्क अच्छा होना चाहिए तो उसमें आपका अर्थ क्लैंप की पकड़ जो होता है दोस्तों आपका सही होनी चाहिए, अच्छी पकड़ होनी चाहिए दोस्तों, तब आपका झटका कम लगेगा, स्पर्शाघात होने की संभावना कम रहेगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 35, विद्युत कार्य करने वाले के जूते किस चीज़ की बनी होती है दोस्तों आपका? तो आपका रबड़ की बनी होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 36, कह रहा है दोस्तों बड़ी कंपास का उपयोग किस माप के वृत्त खींचने में किया जाता है दोस्तों? बड़ी जो कंपास है दोस्तों उसका प्रयोग हम 150 mm से अधिक त्रिज्या का वृत्त खींचने में करते हैं दोस्तों। छोटी कंपास का प्रयोग हम 25 mm से 50 mm त्रिज्या का वृत्त खींचने में करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 37, ड्राइंग बोर्ड पर बैटन लगाने का क्या उद्देश्य है दोस्तों? बैटन जो होता है दोस्तों आपका जो हमारा बीट लगी होती है 4, 6, 8 जो 10 बीट हो जाती है उस बीट को आपका एक फिक्स करने में
काम आती है दोस्तों। ऐसे बैटन का प्रयोग हम पटरियों को सपोर्ट देने, वही हो गया कि हम उसको बिखरे ना, और सपोर्ट देने के लिए बैटन के अंदर कभी कभी फैलाव भी हो जाती है और सिकुड़ भी जाती है, तो वो एकदम फिक्स रहेगी बैटन की हमारा जो डायमेंशन है। इसलिए हम पटरियों को सपोर्ट देने के लिए बैटन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और बाएं साइड में आपका इबोनी लगा होता है जिससे आपका T² स्लाइड करती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 38, ड्राइंग शीट के बाएं सिरे पर अधिक मार्जिन क्यों छोड़ा जाता है दोस्तों? मार्जिन जो होता है दोस्तों बाएं सिरे पर कुछ ज़्यादा छोड़ा जाता है हर क्षेत्र की अपेक्षा, और आपका दाएं सिरे पर कम से कम 20 mm छोड़ते हैं, और बाकी सभी सिरों पर 10-10 mm की मार्जिन छोड़ते हैं दोस्तों। ये इसलिए करते हैं बाएं सिरे पर, जिल्द में बांधने के लिए हम मार्जिन को बाएं सिरे पर दोस्तों आपका ज़्यादा छोड़ते हैं चौड़ाई दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 39, त्रिभुज ABC में DE लंब है, AC है तथा उसमें D तथा E क्रमशः AB तथा CB पर 2 बिंदु है। तदनुसार यदि AB 10 सेंटीमीटर है और AC 4 सेंटीमीटर है तो BE और CE का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? BE और CE का मान दोस्तों, ये इसको दोस्तों बनाना पड़ेगा। ये दो समरूप त्रिभुज का आकार मतलब ग्राफ बनेगी, उसमें आपको बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका 39 नंबर का हम उत्तर बता दे रहे हैं, 3:2 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आप एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 40, एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होगा दोस्तों? 3 शीर्ष लंब अगर बराबर होगा एक दूसरे के ऊपर में तो आपका दोस्तों समबाहु त्रिभुज होगा। मतलब बोल रहा है 3 शीर्ष लंब मतलब त्रिभुज के अंदर भी एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। अगर तीनों त्रिभुज की भुजाएं बराबर है तो आपका उस तरह से समबाहु त्रिभुज होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 41, सीधी रेखाएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है दोस्तों? सीधी रेखाएं होती है दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन यहाँ पे बता रखा है दोस्तों वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायगोनल। वर्टिकल मतलब आलम्ब की तरह, हॉरिजेंटल मतलब आपका पैरेलल टाइप का, और आपका डायगोनल विकर्ण टाइप का। तो आपका 3 प्रकार के सीधी रेखाएं हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ऐसे डायगोनल जो हो जाती है आपका बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऐसे यहाँ आंसर लिखना चाहिए था 3 प्रकार की, तो ज़्यादा उचित होता, लेकिन सिर्फ वो आपका नाम दे दिया है दोस्तों। ऑप्शन प्रश्न संख्या 42, कुछ ठोस सिंगल कवर्ड सतह से घिरे होते हैं, इन्हें अनरोल करने से कैसी सतह मिलती है दोस्तों? अनरोल करने से अगर कोई ठोस सिंगल कवर्ड सतह से घिरे होते हैं तो इसे अनरोल करेंगे तो दोस्तों आपका प्लेन बन जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 43, यदि एक रेखा की वास्तविक तथा आभासीय झुकाव उसके क्षैतिज तल के बराबर हो तो रेखा किस प्रकार की होती है दोस्तों? यदि एक रेखा की वास्तविक तथा आभासी झुकाव उसके क्षैतिज तल के बराबर हो तो रेखा हो जाएगा लंब के समानांतर हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 44, एमीटर को किससे सूचित करते हैं दोस्तों? एमीटर जो होता है दोस्तों आपका बीच में ए हो जाएगा तो एमीटर हो जाएगा, बीच में अगर जी हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, बीच में अगर भी हो जाता है तो आपका दोस्तों वोल्ट मीटर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और जो दोस्तों आपका सी फिगर देख रहा है आपका करंट की सप्लाई को बता रहा है दोस्तों, उतार चढ़ाव वेवलेंथ का है दोस्तों। प्रश्न संख्या 45, किसी उपयंत्र में स्केल पर अधिकतम न्यूनतम पाठ्यांक को क्या कहते हैं दोस्तों? किसी स्केल जो होता है दोस्तों, स्केल के ऊपर जो न्यूनतम अधिकतम मान होता है दोस्तों उसके अंतर को बोलते हैं अल्पतमांक दोस्तों बोलते हैं, अल्पतम मान बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 46, किसी मापनी की सुग्राहकता बढ़ाने पर स्थायित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? सुग्राहिता बढ़ाएंगे तो उसके अस्थायित्व कम हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। पहिया और धुरी दोनों में किसका व्यास अधिक होता है दोस्तों?
पहिया और धुरी। धुरी जो होता है दोस्तों, आप किसी वाहन को देखेंगे तो उसके बीच में जहाँ पे नट लगाई जाती है उस लेवल को हम धुरी बोलते हैं। और पहिया जो होता है दोस्तों, जैसे साइकिल है, साइकिल के बीच में एक धुरी लगी होती है जिसमें हम आपका फिरव्हील टाइप का छारा डाल करके एक फिरव्हील लगाते हैं, मतलब आपका बेयरिंग लगाते हैं और चारों तरफ स्कोप लगाने के बाद एक रिम लगती है। तो रिम से जो आपका सर्कल बन रही है वो आपका पहिया हो गया, और बीच वाली जो सर्कल है दोस्तों आपका वो धुरी हो जाती है। तो बोल रहा है किसका व्यास अधिक होगा दोस्तों, तो आपका पहिया का व्यास अधिक होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 48 है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन है दोस्तों। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में दोस्तों बीच में अगर भार होगा तो ही वह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा दोस्तों। तो बोल रहा है नींबू निचोड़ने का मशीन। निश्चित रूप से दोस्तों एक तरफ आपका हलम टिक जाती है और एक तरफ दोस्तों आपका प्रयास करते हैं और बीच में लोड देते हैं, तब जा करके नींबू से रस निकल पाती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन है भी सही हो जाएगा। खैनी काटने की मशीन, एक तरफ वो फिक्स होती है, दूसरे तरफ हम हाथ से दाब दाब करके खैनी काटने की मशीन से खैनी को काटते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन बी भी सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। प्रश्न संख्या 49 बोल रहा है दोस्तों, निम्न आकृति के अनुसार किसी स्थिर बिंदु पर कैंटिलीवर के बंका नाघूर्ण का मान निकालिए दोस्तों। यह आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का दोस्तों सवाल है दोस्तों। चार दूनी 6, 4 दूनी 8, 24 दोस्तों। आपका ये दोस्तों हो जाएगा, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर लीजिए और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए दोस्तों। आपका आंसर 32 किलोग्राम वाट पर मतलब मीटर हो जाएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आज की प्रश्न का महत्वपूर्ण श्रृंखला 50 नंबर प्रश्न, पृथ्वी का अपमार्जक। पृथ्वी का जो अपमार्जक होता है दोस्तों आपका, उसको हम बोलते हैं अपमार्जक। किसको बोलते हैं? सफाई कर्मी को बोलते हैं दोस्तों। जो हमारे कपड़े होते हैं उसमें भी अपमार्जक डालते हैं, मतलब डिटर्जेंट। तो पृथ्वी का सफाई कर्मी जो है दोस्तों आपका जीवाणु और कवक को हम सफाई कर्मी मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर है आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगर आज का डिस्कशन काफ़ी अच्छा लगा होगा तो कृपया करके हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। काफ़ी समय निकाल करके आप लोगों के लिए हम हर रोज़ एक प्रैक्टिस सेट का सेशन लेकर के आ रहा हूं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था, कल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का डिस्कशन लेकर के इसी समय आप लोगों के साथ आऊँगा दोस्तों। फिर से पुनः एक बार सभी को प्यार भरा शुभ संध्या।